हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस। मेरा नाम पांशी भारद्वाज है और हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, जो कल मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली जो हमारा रेस्टोरेशन पीरियड है वो होता क्या है। उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम नेक्स्ट एरा करेंगे जो हमारा नियो क्लासिकल एरा जो है उसी का पार्ट है। पहले आप ये देख लीजिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी आप टेलीग्राम पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं इंग्लिश बाय टाइगर सर। और एक जनरल स्टडीज़ का ईटीएस पे ही मतलब ईटीएस का ही ग्रुप है जो फाखरा मैम जीएस पढ़ाती है उसके लिए। ये वाला भी आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी लिटरेचर के लिए जो कि मतलब मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ वो वाला जो ग्रुप है उसका नाम है लर्न लिटरेचर एट ईटीएस। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये हमारा ऐप है ईटीएस जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, वहाँ पर लिख दीजिएगा ईटीएस तो आपको वो ऐप मिल जाएगा। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मतलब क्लासेस होती हैं। जैसे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर किसी को पढ़ना है तो उसका पेड बैच भी वहाँ पे चल रहा है। तो मॉक टेस्ट वगैरह भी होते हैं और क्विज वगैरह भी होते हैं वहाँ पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे इम्पॉर्टेंट पीरियड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। अच्छा, ये कुछ पीरियड्स हमने कंप्लीट कर लिए थे अप टू रेस्टोरेशन पीरियड। इनकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बाकी आज हम करेंगे द ऑगस्टिन पीरियड जो हमारा 1700 से 1750 तक है। ये 85 नहीं है, 50 है। 1700 से 1750 तक है हमारा ऑगस्टिन पीरियड, जिसे हम कहते हैं एज ऑफ पोप। पोप के बारे में तो आपको पता होगा, अलेक्जेंडर पोप। अच्छा, ऑगस्टिन नाम जो है ये क्यों यहाँ पे रखा गया था, ऑगस्टिन पीरियड? तो बेसिकली ये पार्ट है हमारा नियो क्लासिकल एरा का। नियो क्लासिकल एरा क्या होता है? जिसमें जो ग्रीक के जो मतलब जो एरा था ग्रीक वाला, उसके जो वर्क्स थे उनका ट्रांसलेशन इस एरा में किया गया है। तो जो उनके क्लासिकल वर्क्स थे उनका ट्रांसलेशन यहाँ पे किया गया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? नियो क्लासिकल पीरियड भी कह सकते हो, एज भी कह सकते हो। और इसका नाम ऑगस्टिन क्यों रखा गया है? क्योंकि उस टाइम पे जो किंग थे वो सेंट ऑगस्टिन थे। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ऑगस्टस जो थे, किंग ऑगस्टस, तो उनके नाम से ऑगस्टिन पीरियड इस एरा का नाम रखा गया है। जितने भी वर्क थे हमारे, जैसे होरेस हो गया और कौन थे, वर्जिल थे, होरेस, वर्जिल, होमर, ये जितने भी उस टाइम के पोएट्स थे, राइटर्स थे, कुछ भी आप इनको बोल सकते हो, इनके जो वर्क्स थे ना ग्रीक जो लैंग्वेज में थे वो यहाँ पे ट्रांसलेट किए गए थे इंग्लिश लैंग्वेज में। और किसने ट्रांसलेट किए थे? अलेक्जेंडर पोप ने ट्रांसलेट किए थे। इसलिए इस एरा का नाम रखा गया था ऑगस्टिन पीरियड। ऑगस्टिन कहाँ से रखा गया है? अभी मैंने बताया, सेंट ऑगस्टस जो थे उस टाइम पीरियड के जो किंग थे। और एज ऑफ पोप क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो हमारे अलेक्जेंडर पोप थे उन्होंने ये वर्क्स जो है ट्रांसलेट किए थे, ग्रीक के जो क्लासिकल वर्क्स थे उनको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो आपको याद रखना है, इसलिए ये जो पोप है इनको इस एरा के रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। जैसे रेस्टोरेशन एरा के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? हमारे जॉन ड्राइडन थे। तो हमारे ऐसे ही इस वाले एरा के यानी कि ऑगस्टिन एज के अलेक्जेंडर पोप हैं, तो आपको ये याद रखना है। और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये हमारे जो जॉनसन थे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये इस एरा के रिप्रेजेंटेटिव थे। इनके कौन थे? रेस्टोरेशन एज के ड्राइडन थे। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइन्यूट सी, जो एग्जाम में पूछी जाती है और एग्जाम मतलब के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। बाकी आज हम करेंगे ऑगस्टिन एज जो हमारा 1700 से 1750 तक था। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि वाला जो एज है मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था? पहले हम ये कर लेते हैं, इसको सूडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। सूडो क्लासिकल क्यों? अभी मैंने आपको बताया नियो क्लासिकल, जो पहले के वर्क्स थे ग्रीक के, उनको ग्रीक के क्लासिकल वर्क्स थे उनको यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया, इसलिए इसको द सूडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है
क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड में लोगों की जो सोच थी वो काफ़ी बदल गई थी, लॉजिकल होकर वो सोचने लग गए थे। जैसे कॉफ़ी हाउसेस बना दिए थे, वहाँ पे लोग बैठ के डिस्कशंस करते थे। अच्छा, बेसिकली आपको ये याद रखना है, जो हमारा रेस्टोरेशन पीरियड था ना, उस टाइम पे लिरिकल वर्क्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, एसेज को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। पर जो हमारा एज ऑफ पोप है यानी ऑगस्टन एज है, इसमें किसे वैल्यू दी जाने लग गई ज़्यादा? नॉवेल्स को। यहाँ पर नॉवेल्स लिखनी ज़्यादा मतलब शुरू हो गई थी। तो बेसिकली ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें एज ऑफ रीजन मतलब इंसान सेंसिबल हो गया था, चीज़ों को समझने लग गया था, लॉजिकल हो गया था, तो इसे हम एज ऑफ पोप भी कहते हैं। तो अब नियो क्लासिकल का मतलब क्या होता है? नियो मीन्स न्यू, नया। क्लासिकल, क्लासिकल आपको अभी पता है, पीछे वाला जो हमारा अभी मैंने आपको ग्रीक के बारे में बताया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? जो क्लासिकल वर्क्स थे उनको नया कर दिया गया था। नया का मतलब क्या है? यहाँ पे नया से मतलब ट्रांसलेट कर दिया गया था। कुछ झलक आपको यहाँ पर भी पुरानी ग्रीक वर्क्स की मिलेंगी। पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि लोगों में रीजन, लॉजिक, ये सब चीजें आ गई थी, एनलाइटनमेंट आ गया था, तो हम इसे पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट कौन सा होता है। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ पोप, मतलब ये बेसिकली इसमें किसमें आता है? नियो क्लासिकल एज में आता है। तो आपको ये याद रखना है, इसी का पार्ट है। ये आ गया यहाँ पे रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टिन एज, द एज ऑफ जॉनसन। ये किसके पार्ट्स हैं? ये हमारे नियो क्लासिकल के पार्ट्स हैं। तो इनको याद रखिएगा। रेस्टोरेशन एज मैंने बता दिया है, प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। ये हमारी है एज ऑफ ब्राइडन। ऑगस्टिन एज हमारी एज ऑफ पोप है, और एज ऑफ जॉनसन ये तो अभी आपको पता है, सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। Importantly, in the light of essay on criticism by Pope, the Augustan age way of thinking clarifies the age of enlightenment and neoclassical movement in England. तो ये आप याद रखिएगा, जो अलेक्जेंडर पोप थे उनका मोस्ट फेमस वर्क है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इसमें इन्होंने एनलाइटनमेंट, लोगों की सोच, मतलब काफ़ी चीज़ें इस एरा की डिस्क्राइब की थी, समझाई थी, बताई थी, जो आज भी मतलब लोग पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है वो किसने लिखा था, कौन से एरा में लिखा था। तो आपको याद रखना है, ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। और कब लिखा था? ये इन्होंने लिखा था नियो क्लासिकल एज में लिखा था, जो हमारी ऑगस्टन एज होगी। अब बेसिकली मैंने आपको कल रेस्टोरेशन एज के बारे में बताया था। अब रेस्टोरेशन एज जब खत्म हो जाती है, रेस्टोरेशन एज का जब पतन होता है, एंड होता है, डिक्लाइन होती है जब वो, तब हमारी कौन सी एज शुरू होती है? ऑगस्टन एज शुरू होती है। अब एज ऑफ रेस्टोरेशन का मतलब डिक्लाइन क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो मैं आपको समझा देती हूँ। जो हमारे जेम्स सेकंड थे, जिसने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, मैंने उसमें हिस्ट्री समझाई है। जो हमारे जेम्स टू थे, यानी कि चार्ल्स टू के ये ब्रदर थे। जब चार्ल्स टू मर गए थे तो जेम्स टू ने गद्दी संभाली थी, जेम्स टू गद्दी पर बैठ गए थे। तो जो जेम्स टू थे उनको जब गद्दी से हटाया गया था, तब हमारा एज ऑफ रेस्टोरेशन जो था इसका एंड हो गया था। अच्छा, अब क्यों क्यों इनको गद्दी से हटाया गया था और किसने हटाया था? इनको गद्दी से हटाया था मैरी और मैरी के हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज। अच्छा, अब मैरी कौन थी? मैरी जेम्स टू की बेटी थी। जेम्स टू की दो बेटियां थी, मैरी एंड एन। एन, एन ए, कुछ भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या था, जो मैरी और उनके हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज थे, इन लोगों ने मिलके जेम्स टू को गद्दी से हटा दिया था और खुद राज्य संभाल लिया था। उस टाइम पे क्या हुई थी? ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था। ये आपको याद रखना है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या था? इसे आप ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। मतलब इसमें क्या था ना, जरा सा भी मतलब ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहा था। इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये कौन से पीरियड में हुआ था? 1688। 1688 में ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ था, जिसे हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। उस टाइम पे जेम्स टू को गद्दी से हटाया गया था। और किसने हटाया था? मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज। इसलिए ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था। तो बेसिकली ये चीज आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1688 में, याद रखिएगा। अच्छा, अब जो एनी थी, इनकी जो दूसरी बेटी थी, जब मैरी की डेथ, पहले तो मैरी और विलियम ऑरेंज ने गद्दी संभाली,
जो इंग्लैंड की गद्दी थी, कब तक संभाली? विलियम ऑफ ऑरेंज की डेथ हो गई थी 1702 में। जब 1702 में विलियम ऑफ ऑरेंज की डेथ हो गई थी तो जो एने थी, जेम्स सेकंड की दूसरी बेटी, उन्होंने गद्दी संभाली थी, वो क्वीन बन गई थी इंग्लैंड की, ये आपको याद रखना है। मैरी की डेथ कब हुई थी? मैरी की डेथ हुई थी 1694 में। 1694 में मैरी की डेथ हुई थी। तो इन दोनों की डेथ के बाद ही एने ने गद्दी संभाली थी, वो क्वीन बन गई थी इंग्लैंड की। अब एने के साथ ही ऑगस्टन एज की शुरुआत होती है। जैसे ही एने ने गद्दी संभाली, उसने इंग्लैंड पे रूल करना शुरू किया, वो वाला एरा था जब ऑगस्टन पीरियड हमारा शुरू हो गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कि एंड ऑफ रेस्टोरेशन एज कब हुई थी? ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद रेस्टोरेशन एज का पतन हो गया था और एने जब गद्दी पे बैठी तो ऑगस्टन एज शुरू हो गई थी। अब एनए के बाद ये कुछ हिस्ट्री है, ये भी थोड़ी बहुत मैं बता देती हूँ। बेसिकली ये पूछा नहीं जाता है, बस स्टिल आपकी नॉलेज में होना चाहिए। एनए की डेथ के बाद जॉर्ज फर्स्ट, जो कि एनए के कजन थे, उन्होंने गद्दी संभाली इंग्लैंड की। उसके बाद जॉर्ज सेकंड, जो कि जॉर्ज फर्स्ट के बेटे थे, वो आए, फिर जॉर्ज थर्ड आए। तो बेसिकली इसमें ये पूछा नहीं जाता है, बट मैंने आपको बता दिया है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1688 में हुआ था। और मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज की वजह से विलियम टू को गद्दी से हटाया गया था, जिसकी वजह से ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था। और जो एने थी, उसकी गद्दी पे बैठने के बाद से ऑगस्टन एज शुरू हुई थी। नाउ व्हाट इज नियो क्लासिसिज्म? अभी हमने पढ़ा नियो क्लासिकल एज, अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। नियो क्लासिसिज्म रेफर्स टू द आर्ट ऑफ लिटरेचर produced later but is inspired by antiquity. This period of time was considered neoclassical because writers would look back to the literature of classical time. जो पुराना टाइम था हमारा, क्लासिकल टाइम था, उसकी जो लिटरेचर, उसके जो वर्क्स थे, ये वो यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए थे। सॉरी, वहाँ की जो लिटरेचर थी वो यहाँ पे ट्रांसलेट की गई थी, लिखी गई थी। Ended in 1800s because people began emphasizing the individual rather than how a person contributed to and fitted into a society. तो बेसिकली ये कौन सा एरा था हमारा? ये हमारा 18th सेंचुरी थी, ये आपको याद रखनी है। 18th सेंचुरी में नियो क्लासिसिज्म का जन्म हुआ था, यानी कि जो प्रीवियस वर्क्स थे, क्लासिकल वर्क्स थे, ग्रीक, रोम, इनके इस टाइम के, तो इन लोगों को इंग्लिश में मतलब ट्रांसलेट किया गया था। जो कि सबसे ज्यादा किसका हाथ था इसमें ट्रांसलेट करने में? अलेक्जेंडर पोप का हाथ था। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जो पोप थे उन्होंने वर्जिल की एनियाड को भी ट्रांसलेट किया था। अब इंट्रोडक्शन क्या है इसका? न्यू क्लासिकल लिटरेचर हैज बीन रिटन इन अ पीरियड वेयर सोशल ऑर्डर वाज अंडरगोइंग अ ट्रेमेंडस चेंज इन द सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट पीरियड। अच्छा, एक बात और आपको इंपॉर्टेंट मतलब याद रखनी है, जो हमारा रेस्टोरेशन पीरियड था उसमें मोनार्की थी। मोनार्की क्या होता है? जब राजा और रानी रूल करते हैं। लेकिन जो हमारा नियो क्लासिकल एज था, एज ऑफ पोप था, इसमें क्या हुआ था? डेमोक्रेसी की तरफ जो था लोगों का ध्यान जा रहा था। प्योरिटन जो विचारधारा थी वो तो पीछे चली गई थी, लेकिन जो उनकी पार्लियामेंट वाले पॉलिसीज वगैरह ये सब थे, उस तरफ ज्यादा लोग झुकने लग गए थे। तो बेसिकली आपको याद रखना है, मोनार्की से यहाँ ये डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको हम एनलाइटनमेंट पीरियड भी कहते हैं। People believe that natural passions are not necessarily good. Natural passions must be subordinated to social needs and to be strictly controlled. अभी मैंने बताया डेमोक्रेसी की तरफ, मतलब सोशल ये कुछ बहुत ज्यादा हो गया था। पहले क्या था? राजा रानी रूल करते थे, अपने हिसाब से चलाते थे, लेकिन इस टाइम पीरियड में डेमोक्रेसी आ गई थी, और मतलब आ रही थी। और ये रोमांटिसिज्म, जो हमारा रोमांटिसिज्म एरा था, उसकी तरफ क्या हो रहा था? झुकाव हो रहा था वहां पे, मतलब ये एरा जो था बढ़ रहा था। Authors believed that reason was the primary basis of authority. Obviously, reason, logic, ये सब आ गए थे। They believed that social needs are more important than individual needs. इंडिविजुअल नीड्स किस में थी? मोनार्की के टाइम में थी, लेकिन इस टाइम पीरियड में सोशल नीड्स को ज्यादा वैल्यू दी जाने लग गई थी। इट इज क्वाइट ऑन contrary to its preceding age, in which emphasis was laid on individualism rather than the socialism. तो आपको ये बेसिकली याद रखना है, मतलब सिंपल सा है कि जो मोनार्की थी वहां से डेमोक्रेसी आ रही थी,
वहां पे क्या था, जो हमारी खुद के मतलब इंडिविजुअल नीड्स पे फोकस था, यहाँ पे सोशल नीड्स पे फोकस था। तो ये चीजें बेसिकली आपको याद रखनी है। एज ऑफ रीजन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इन चीजों की तरफ झुकाव ज्यादा हो गया था। एक पॉइंट और याद रखिएगा, उस टाइम पे एसेज और लिरिकल वर्क्स को वैल्यू दी जाने लग गई थी, लेकिन इस टाइम पीरियड में नॉवेल्स ज्यादा लिखनी शुरू हो गई थी। और बोलते हैं कि इंग्लिश की मतलब जो फर्स्ट नॉवल थी, फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश, वो आपने पढ़ी होगी, रॉबिन्सन क्रूसो, किसकी है, डेनियल डेफो की है। उसको मतलब फर्स्ट इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा, रोबिन क्रूसो किसकी थी, ये हमारी रॉबिन क्रूसो, ये हमारी थी डेनियल डेफो की, याद रखिएगा। Neoclassical literature was written between 1660 and 1798. अब न्यू क्लासिकल लिटरेचर कब से लिखी जाने लग गई थी, 1660 से 1798, राइट। अब 1660 क्या था, रेस्टोरेशन पीरियड था, जब हम गद्दी पे कौन थे, चार्ल्स सेकंड गद्दी पे थे। दिस टाइम पीरियड इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स में इस न्यू क्लासिकल लिटरेचर को बांटा गया था। अभी मैंने आपको बताया रेस्टोरेशन पीरियड, उसके बाद ऑगस्टिन पीरियड एंड द एज ऑफ जॉनसन, जिसको हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। Writers of the neoclassical period try to imitate the style of the Romans and Greeks. जो रोमन्स और ग्रीक्स के स्टाइल थे, उनके वर्क्स थे, उन चीजों को क्या हुआ था, राइटर्स उनको इमिटेट करने लगे थे। इमिटेट मतलब ट्रांसलेट करने लगे थे, अपने वर्क्स में इंक्लूड करने लग गए थे। तो बेसिकली वो ग्रीक्स और रोमन्स थे कौन, वर्जिल हो गए हमारे, होरास हो गए, होमर हो गए, इन लोगों के जो वर्क्स थे उनको यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाने लगा था, इमिटेट करने लग गए थे लोग। Thus, the combination of the terms neo, which means new, and classical, as in the day of the Roman and Greek classics. This was also the era of the Enlightenment, which emphasized logic and reason. It was preceded by the Renaissance and followed by the Romantic era. अभी मैंने आपको बताया, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे ये हो गया हमारा न्यू क्लासिकल आ गया, न्यू क्लासिकल क्या था, रोमन और ग्रीक क्लासिक्स से रिलेटेड है, जो चेंज कर दिया गया था उसमें। फिर एनलाइटनमेंट आ गया था, रीजन, और इसको लॉजिक की एज भी कहा जाता है। जो एम्फसाइजेशन था वो लॉजिक और रीजन पे था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, रेनेसॉ पीरियड के बाद नियो क्लासिकल आया था और उसके बाद रोमांटिक एरा की शुरुआत हुई थी। रोमांटिक एरा कौन है, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, साउदी, ये हमारे हम आगे पढ़ेंगे जो कि रोमांटिक एरा में आते हैं। इनफैक्ट द न्यू क्लासिकल पीरियड एंडेड इन 1798। न्यू क्लासिकल 1798 में खत्म हो गया था, व्हेन वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड द रोमांटिक लिरिकल बैलेड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, मतलब टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लिरिकल बैलेड्स इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो बहुत फेमस था, जिसमें क्या था, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पोइट्री इन्होंने मतलब साथ में मतलब लिखी थी। ये आप बंच ऑफ पोइट्री भी कह सकते हैं। लिरिकल बैलेड्स में क्या था ना, पोइट्री लिखी गई थी, जैसे 4 जो थी वो उनकी थी, सैमुअल टेलर कॉलरिज की थी, और जो बाकी 19 पोइट्री थी वो किनकी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे रोमांटिक एरा में कि कौन कौन सी नॉवल, कौन कौन सी पोइट्री थी। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स लिखा था तब इस एरा का एंड हो गया था और रोमांटिक एरा की शुरुआत हो गई थी। अब इस एरा में बेसिकली है क्या, जैसे ग्रीस एंड रोमन, ये वही मैंने अभी आपको बताया, रेस्टोरेशन, ऑगस्टिन, एज ऑफ जॉनसन। अच्छा, अब नियो क्लासिकल स्ट्रेस मतलब इसका फोकस किस पे था, बैलेंस, ऑर्डर, लॉजिक, सोफिस्टिकेटेड विट एंड इमोशनल रेस्ट्रेंट, फोकसिंग ऑन सोसाइटी एंड द ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड अवॉइडिंग पर्सनल फीलिंग्स, राइट। जॉन लॉक, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। अब गवर्नमेंट क्यों यहाँ पे यूज किया गया है, मैंने बताया डेमोक्रेसी आ रहा था। The government governs guaranteeing natural rights of life, liberty and property. Understanding the neoclassical era helps us better understand its literature. अगर आपने neoclassical era समझ लिया तो आपको इसकी लिटरेचर समझ में आ जाएगी। अभी लॉजिक वगैरह ये सब मैंने आपको बताया, तो जो वर्क्स थे ना वो इन्हीं पे लिखे जाते थे। बेसिकली क्या होता है ना, अगर आपको किसी राइटर का वर्क याद करना है ना, तो आप ये याद करिए कि वो कौन से एरा में था, मतलब उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, क्या चल रहा था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वर्क इस राइटर का है,
क्योंकि आपको थीम समझ में आ जाएगी। अगर आपको एरा समझ में आ गया तो उस राइटर के वर्क की आपको थीम समझ आ जाएगी। दिस वॉज अ टाइम ऑफ कंफर्टेबलनेस इन इंग्लैंड। पीपल वुड मीट एट कॉफी हाउसेज। अभी मैंने आपको बताया था कॉफी हाउसेज में लोग मिलने लग गए थे। क्या करते थे? पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करते थे एक दूसरे से, अलग अलग टॉपिक्स, कभी कभी वो कभी मतलब ड्रिंक कर लिया, बेवरेज, चॉकलेट्स वगैरह। बेसिकली आपको ये चीज याद रखनी है कि इसमें ना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ रहा था। लोग ना लिटरेट हो गए थे, समझदार हो गए थे, पढ़ना सीख गए थे, लिखना सीख गए थे इस वाले एरा में, क्योंकि डेमोक्रेसी आ रही थी। इट वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडिशन ऑफ ड्रिंकिंग आफ्टरनून टी। इसी एरा में जो आफ्टरनून टी मतलब जो चाय की हाँ बैठ के एक प्याली चाय की और डिस्कशन गॉसिप्स होते थे, इसी एरा से शुरू हुआ था। एंड इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मिडिल क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट था। एंड बिकॉज ऑफ दैट मोर पीपल वर लिटरेट. People were very interested in appearance but not necessarily in being genuine. Men and women commonly wore wigs, and being clever and witty was in vogue. Having good manners and doing the right thing, particularly in public, was essential. It was a time too of British political upheaval as 8 monarchs took the throne. तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इस टाइम पीरियड में क्या हो गया था। लोग मतलब अपनी पर्सनल फीलिंग्स को हटा के सोशल फीलिंग्स की तरफ, सोशल नीड्स की तरफ ज्यादा जा रहे थे। मतलब एक इन्फ्लुएंस करना किसी को, जैसे अच्छा दिखना है हमें, पब्लिक में बिहेव अच्छा करना है, मतलब सोसाइटी ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई थी वहां पे। When did neo-classicism begin? अब neo-classicism begin मतलब शुरू कैसे हुआ था? नी और कब शुरू हुआ था? It began in Europe. यूरोप में शुरू हुआ था इन 17, अभी मैंने बताया 1700s, and lasted until the 1800s. Mostly used in France and England. फ्रांस और इंग्लैंड पे था. Gradually declined over the years. Influence romanticism. क्यों romanticism? क्योंकि romanticism इसके बाद आ ही गया था, चीजें चेंज हो रही थी. रेस्टोरेशन पीरियड भाई 1660 से 1689 तक रेस्टोरेशन पीरियड था, जब किंग चार्ल्स सेकेंड वॉज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन. फिर ऑगस्टिन पीरियड आ गया था, जिसमें पीरियड ऑफ रोमन हिस्ट्री व्हेन ऑगस्टस व्हाट द एम्पर. अच्छा ये मैंने आपको बताया ना अभी, जो हमारे ऑगस्टस थे उस टाइम पीरियड के, ग्रीक टाइम पीरियड के सेंट ऑगस्टस, वो किंग थे वहां के, इससे ये नाम पड़ा था ऑगस्टिन. फिर एज ऑफ जॉनसन. अब इस एज ऑफ जॉनसन में कहा था जो हमारे सैमुअल, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे, उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज्यादा था, उनके वर्क इसमें इतने ज्यादा थे ना. इन्होंने वो लिखी थी ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखी थी, बहुत फेमस है, याद रखना है आपको. न्यू क्लासिकल आर्ट्स मतलब इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गए थे, इन्वॉल्व हो गए थे, तो वो एरा जो था उनको मतलब रिप्रेजेंट करते थे वो. अब न्यू क्लासिज्म जो टर्म है वो किसने फाउंड की थी, मतलब किसने इन्वेंट की थी? बोल्यूग. अच्छा इसको, ये फ्रेंच वर्ड है. emphasize that people should write and criticize following the rules of reasons. वही है reasons, rules. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नियो क्लासिकल क्रिटिक्स एस्पायर टू स्टे ट्रू टू ह्यूमन नेचर, राइट, अभी बताया मैंने. करेक्टनेस, accuracy, sound reason, structure and order are terms to associate with the era. Word choice was held to a high standard. क्या होता था, लोग सोच समझ के बोलते थे, मतलब वो होता है ना कि लिटरेट हो गए थे, समझदार हो गए थे, तो सोसाइटी रहता था अपना, मतलब आगे तुम्हें ये दिखाना है कि तुम कितने सोफेस्टिकेटेड हो, तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, इन चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाने लग गई थी. तो ये वही. अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इस टाइम पीरियड की जो लिटरेचर थी वो उसमें मतलब क्या क्या चेंजेस आए थे. पैरोडी था, एसेज और किसमें था? रेस्टोरेशन में भी था, लेकिन इसमें भी एसेज लिखे जाते थे. कौन लिखते थे? हेनरी फील्डिंग, पढ़ा था आपने इसके बारे में. सटायरिकल वर्क्स बहुत ज्यादा लिखे जाते थे जो हमारे रेस्टोरेशन पीरियड में थे. मॉक सटायर्स, लेटर्स, फेबल्स, मेलोड्रामा एंड राइमिंग विद कपलेट्स. अच्छा कपलेट से मुझे याद आया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरोइक कपलेट्स का यूज अलेक्जेंडर पोप ने किया था, किसमें? अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क में, द रेप ऑफ द लॉक. आपने पढ़ा होगा द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, इसमें इन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज किया है. तो आपको याद रखना है जो अलेक्जेंडर पोप थे वो हीरोइक कपलेट लेकर आए थे इंग्लैंड में. हाउ डू नियो क्लासिकल राइटर्स और क्रिटिक्स थिंक. अच्छा वो उनकी सोच विचारधारा क्या थी?
The writers compare the works of the past to determine the value of the work in the present. Obviously past यानी कि जो classical works थे उनको क्या अपनी language में translate मतलब English language में translate करके present era से compare करना या उस हिसाब से लिखते थे. They believe that human nature is constant no matter the time or place. Neoclassical writers critics feel that art represents the uniformity in human nature. अभी एसोसिएट राइट ऑथर्स मतलब उस एरा के ऑथर्स कौन कौन थे जो प्रोमिनेंट थे. हमारे अलेक्जेंडर पोप, ये तो इन मतलब रिप्रेजेंटेटिव थे ये इस एरा के. इन्फ्लुएंस्ड बाय बोलेक ट्रांसलेटेड द इलियड. मैंने आपको बताया इन्होंने इलियड को भी ट्रांसलेट किया था. होमर की जो इलियड थी ये भी ग्रीक लैंग्वेज में थी. जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट. जोनाथन स्विफ्ट नॉन फॉर सटायर वर्क्स इंक्लूडिंग गलिवर्स ट्रेवल्स. ये इतना मतलब है नहीं बट पढ़ लेना. मैं बता देती हूँ कुछ क्वेश्चंस आ तो जाते हैं कभी कभी. जैसे 1711 में एडिसन और स्टेले ने मतलब बिगिन द स्पेक्टेटर मतलब इनके ना वर्क्स पूछे जाते हैं. ये एरा तो नहीं मतलब टाइम पीरियड तो इनका नहीं पूछेगा ये जो कुछ राइटर्स हैं, बट हाँ इनके वर्क्स पूछ लेते हैं. जैसे एडिसन और स्टेले ने द स्पेक्टेटर लिखा था तो 1719 में डैनियल डेफो की नरेटिव क्रॉनिकल थी मतलब उन्होंने जो लिखा था रॉबिन्सन क्रूसो. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डैनियल डेफो का. ये आप याद रखिए. इसका टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है. इसका इंपॉर्टेंट नहीं है इनके, पर इस एरा में कुछ वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. कुछ वर्क्स इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको बता रही हूँ. जैसे हमारा हो गया डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो. ये फर्स्ट नॉवल थी इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में ये फर्स्ट नॉवल थी इंग्लिश की. 1719 में लिखी गई थी, डैनियल डेफो ने लिखी थी, याद रखिएगा. फिर हमारा आता है 1740. सैमुअल रिचर्डसन ने लिखी थी पैमेला. ये भी इंपॉर्टेंट है. 1740 में पैमेला लिखी थी. ऑल्सो कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश. इसको भी मतलब कहा जाता है फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश. लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे दो क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश कौन सी है और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं रॉबिन्सन क्रूसो और पैमेला, तो आपका आंसर रॉबिन्सन क्रूसो होना चाहिए. पैमेला भी बोली जाती है कि फर्स्ट नॉवल है, लेकिन जो आपका आंसर है इट शुड बी रॉबिन्सन क्रूसो. याद रखिएगा क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब फर्स्ट नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो को समझते हैं. 1768 पब्लिकेशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बिगिंस इन स्कॉटलैंड. ये मतलब ठीक है, टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा. बेसिकली आता नहीं है, कभी पूछा गया नहीं है ये वाला क्वेश्चन, बट स्टिल मैंने डाल दिया था कि थोड़ा सा आप लोगों को क्या पता आ भी जाए. बेसिकली ना क्या होता है ये जो एराज है ना इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना कभी कभी ये मतलब हो जाता है कि एग्जाम में पूछ लेते हैं तो माइन्यूट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो आप बस ये याद रखिएगा 1768 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है वो इंग्लैंड में मतलब शुरू हुआ था. ठीक है. इवेंट्स इन ब्रिटेन. अब ब्रिटेन में इवेंट्स कौन कौन से हुए थे इस न्यू क्लासिकल एज में. जैसे हमारा 1665 में हुआ था रेस्टोरेशन एज में ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, ब्यूबोनिक प्लेग, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया आपको समझ में आ जाएगा. 1666 में 5-day ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, ये भी आपको समझ में आ जाएगा. ये आपको याद रखना पड़ेगा. इवेंट्स इन ब्रिटेन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि जो ग्रेट प्लेग था यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग था लंदन में वो कब आया था. 1665 में आया था. कभी कभी एरा भी पूछ लेते हैं कि कौन से एरा में आया था, तो आपको याद रखना ये हमारा रेस्टोरेशन एरा में आया था. 1666 में 5-day ग्रेट फायर ऑफ लंदन. 1685 से 1688 रेन ऑफ जेम्स सेकेंड, ये मैंने आपको बताया जेम्स सेकेंड गद्दी पे बैठे थे 85 से 88 तक, फिर इनको गद्दी से हटा दिया गया था 88 के बाद. 1687 में सर आइजैक न्यूटन जो थे पब्लिशेस लॉज ऑफ ग्रेविटी, ये तो आपको पता होगा. 1687 में जो न्यूटन थे उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी लिखा था. 1689 में पार्लियामेंट पासेस इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, मैंने कहा ना डेमोक्रेसी आ रही थी, तो ये आपको याद रखना है. 1707 में इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड यूनाइटेड एज ग्रेट ब्रिटेन, याद रखिएगा. 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यूनाइट हो गए थे और उन्होंने क्या बनाया था, ग्रेट ब्रिटेन. 1721 में रॉबर्ट वेलपोल फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर टू बी कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर टेक्स ऑफिस, तो आपको ये याद रखना 1721 में कौन थे, रॉबर्ट वेलपोल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर.
इंट्रो टू सैमुअल पेप्स। अब जो हमारे सैमुअल पेप्स थे, पेपे थे, कुछ भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इनके बारे में बताया था। जैसे एसेज वगैरह इनके बहुत ज़्यादा फेमस थे, कुछ इनके वर्क्स थे जो कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में मतलब इंक्लूड कर दिए गए थे। 1633 से 1703 तक थे, तो याद रखिएगा आप 1633 से 1703 तक थे। मैन ऑफ रिमार्केबल लर्निंग whose career led him to the position of secretary of the Admiralty Navy, knew most of the major political and social figures of his days, obviously best known for his famous diary। अब ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। डायरिस्ट थे, बहुत बड़े डायरिस्ट थे। कवर्ड 1660 to 1669, रिकॉर्ड्स माइन्यूट डिटेल्स मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब क्या था उसमें, चार्ल्स सेकंड्स कोरोनेशन भी इनके टाइम पे था, जो इन्होंने वर्क्स में अपना लिखा है। द प्लेग ऑफ 1665, जो बिबॉनिक प्लेग आया था लंदन में, वो भी इन्होंने लिखा है अपने वर्क्स में। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, जो लंदन में आग लगी थी 1666, 5 डे जो ग्रेट फायर थी, उसके बारे में लिखा है। ऑल्सो क्वेरल्स विद हिज वाइफ, व्हाट ही वॉर एंड इंट्रोस्पेक्टिव सर्चिंग, रॉट इन शॉर्ट हैंड, सो वी रीड आ ट्रांसक्रिप्शन, शॉर्ट हैंड वगैरह में लिखते थे। मतलब जो लैंग्वेज नहीं होती शॉर्ट हैंड, वो जो उसमें लिखते हैं, तो उस लैंग्वेज में लिखते थे। द न्यू रिस्ट्रेंट। अब इस टाइम पीरियड में ना चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो इससे पहले का एरा था, मोनार्की मोनार्की मोनार्की, ये सब था उस टाइम पे। अब डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, अब सोसाइटी सोसाइटी, मतलब सोसाइटी की तरफ इनका मतलब क्या बोलते हैं, मतलब सोसाइटी की तरफ ये लोग जा रहे थे, मतलब सोसाइटी की तरफ इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया था, झुकाव ज़्यादा हो गया था। तो बेसिकली इसमें क्या दिखाया गया है कि जो रोमांटिसिज्म था उसकी तरफ इनका झुकाव हो रहा था। राइटर्स स्टार्टेड इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स राइटर्स इन्वेंट करने लग गए थे। वोकैबुलरी और ग्रामर एनहांस और मतलब बदल रही थी। कॉम्प्लेक्स बॉडीली मेटाफिजिकल लैंग्वेज सच एज शेक्सपियर यूज्ड इन हिज मेजर ट्रेजेडीज was clarified and simplified. Moreover, the plays of neoclassical age compared to those of Shakespeare plays. अब जो नियोक्लासिकल पीरियड के जो वर्क्स थे ना, उनको शेक्सपियर के प्लेस से भी कंपेयर किया जाता है। ऑफ सिंगल प्लॉट लाइन एंड आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू टाइम एंड प्लेस। बेसिकली इसमें आपको क्या याद रखना है कि चेंजेस आ रहे थे। लोग मतलब जो डिक्शनरी थी ना, बेसिकली जो अभी मैंने आपको बताया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी लिखी थी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। उसमें ना उन्होंने काफ़ी चीज़ें इन्वेंट की थी नई नई, तो ये उसी से रिलेटेड है। न्यू कॉन्स्टेंट्स इसमें मतलब न्यू रिस्ट्रेंट्स, न्यू चेंजेस आ गए थे, न्यू वर्ड्स लिखे गए थे, वोकैबुलरी ग्रामर इनमें एनहांसमेंट हो गया था। अब एज ऑफ रीजन, अब एज ऑफ रीजन भी इसको कहा जाता है। It is often called the age of reason. Thinkers of this age considered reason to the highest mental faculty and sufficient guide in all areas। वही है कि इसमें लोग लॉजिकल होकर सोचने लग गए थे। अब ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको हिस्ट्री भी समझ में आ जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स है, प्रोमिनेंट राइटर्स हैं इस एरा के। जोनाथन स्विफ्ट, जिन्होंने गलिवर्स ट्रैवल भी लिखा है, हमारा टेल ऑफ अ टब भी लिखा है। अलेक्जेंडर पोप, ये मैंने आपको बताया, ये तो रिप्रेजेंटेटिव है इस एरा के, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। हीरोइक कपलेट वगैरह का यूज इन्होंने किया है अपनी, इनका वर्क है द रेप ऑफ द लॉक। डेनियल डेफो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रॉबिन्सन क्रूसो इनकी मोस्ट फेमस वर्क है, याद रखिएगा। सैमुअल रिचर्डसन, पैमेला, और ये इन्होंने लिखी थी पैमेला। हेनरी फील्डिंग, ये हेनरी फील्डिंग ना पहले एसेज लिखते थे, फिर इन्होंने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया था। जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टेले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इस एरा के, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके वर्क्स पूछे भी जाते हैं, जैसे ये मैंने कुछ वर्क्स इनके यहाँ पे लिखे हैं। जोनाथन स्विफ्ट का वर्क था द बैटल ऑफ बुक्स एंड द टेल ऑफ अ टब, इनके दो वर्क्स ये बहुत मोस्ट फेमस हैं, याद रखिएगा, इसी एरा में लिखे गए थे। अलेक्जेंडर पोप के वर्क्स हैं एसे ऑन क्रिटिसिज्म, मैंने बताया अभी आपको ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। और ये एक इनका था रेप ऑफ द लॉक, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें इन्होंने हीरोइक कॉपलेट का यूज किया था। इलियड एंड ओडिसी, इनको इन्होंने अलेक्जेंडर पोप ने ट्रांसलेट किया था। जो होमर के वर्क थे और वर्जिल का वर्क था एनियाड, वो भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था। मतलब इन्होंने ना रोमन वर्क्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया था। इलियड हो गई, होमर की ओडिसी हो गई, इन चीज़ों को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। फिर हमारे सैमुअल रिचर्डसन थे,
जिन्होंने पैमेला और क्लैरिसा 2 वर्क लिखे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब और भी लिखे थे पर ये इंपॉर्टेंट है, पैमेला एंड क्लैरिसा। फिर हेनरी फील्डिंग थे, इन्होंने भी अपनी नॉवेल्स लिखी, बेसिकली पहले एसेज लिखते थे। फिर जब मतलब उस टाइम पे ना इन्होंने क्या किया था, इनके कुछ वर्क्स को ना बैन कर दिया गया था, कुछ एसेज को छपने बंद हो गए थे, पब्लिश होने, ये सब बहुत वो हो गया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नॉवेल्स की तरफ स्विच कर लिया था, तो ये नॉवेल्स लिखने लग गए थे फिर बाद में। तो बेसिकली क्या था ना, इसमें भी बोलते हैं कि प्रिंटिंग ना बिल्कुल उस पे थी, अपने पीक पे थी, मतलब बहुत ज़्यादा नॉवेल्स आ रही थी, प्रिंटिंग्स हो रही थी, प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया था। तो इस टाइम पे जो नॉवेल्स थी वो बहुत चीप भी हो गई थी, चीप इन द सेंस सस्ती मिलने लग गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब नॉवेल्स खरीदते थे, बहुत ज़्यादा नॉवेल्स का क्रेज हो गया था इस पीरियड में। अब जोसेफ एंड्रयूज, ये हेनरी फील्डिंग ने लिखी थी, जो पैमेला का एक कैरेक्टर है जोसेफ, उसके ऊपर ये इन्होंने लिखा था, जोसेफ एंड्रयूज। फिर द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स अ फंडलिंग, ये इन्होंने क्लैरिसा के ऊपर लिखा था, जो सैमुअल रिचर्डसन का वर्क था, इनके रिस्पॉन्स में इन्होंने लिखा था, याद रखिएगा। डैनियल डेफो, जो हमारे डेनियल डेफो थे, उनका मोस्ट फेमस वर्क रॉबिन्सन क्रूसो, जो क्या कहा जाता है, फर्स्ट इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो इनको थोड़ा अपने नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, भूलेगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली इसका इस टाइम पीरियड का कंक्लूजन निकला क्या है, द न्यू क्लासिकल पीरियड इन लिटरेचर ब्रॉट अ सेंस ऑफ डेकोरम, ऑब्वियसली सोफेस्टिकेशन आ गया था, तो सेंस ऑफ डेकोरम तो आएगा ही। स्टेबिलिटी टू राइटर्स, देयर वर रूल्स टू बी केयरफुली फॉलोड, क्योंकि डेमोक्रेसी आ रही थी। इट वॉज अ टाइम ऑफ केयरफुल मॉरल अपीयरेंस। अब इसमें क्या था, लोग मॉरल अपीयरेंस को ज़्यादा वैल्यू देते थे, मैंने कहा ना कि सोच समझ के वर्ड्स यूज़ करना, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, क्या पहनना है, तुम्हें कैसा दिखना है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था। दो अपीयरेंसेस वर मोर वैल्यूड देन ऑनेस्टी, ये चीज़ आपको याद रखिए। पर्सनल फीलिंग्स, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी इस एरा में। सोशल वैल्यू, सोशल नीड्स की, मोरालिटी, मॉरल्स की ज़्यादा वैल्यू थी इस एरा में। However, some of England's most brilliant literature can be credited to this era. Most brilliant literature इस era में लिखी गई थी, क्यों? क्योंकि ये हमारा एज ऑफ रीजन था, लॉजिकल थी ये एज, सेंसिबिलिटी की एज थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो ये हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास का, वो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑगस्टन पीरियड के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये फाखरा मैम का प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ था 17 जनवरी से, आपको ये मतलब ETS पर ही मिल जाएगा, इसी चैनल पर ये चल रहा है, आप देख सकते हैं। डेली 3 बजे इसकी क्लास होती है, तो जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें जो मैथ्स वगैरह आती है उसके बारे में मैम यहाँ पे पढ़ाती है, तो बेसिक से पढ़ा रही हैं वो, तो आप ये क्लास ले सकते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, ये हमारी ETS ऐप पे होती है। ETS ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड बैच चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का, जिसे भी इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है वो ETS ऐप डाउनलोड कर सकता है। 4 बजे फाखरा मैम की क्लास होती है GS की, 5 बजे मेरी क्लास होती है इंग्लिश लिटरेचर की, और 6 बजे फाखरा मैम मैथ्स पढ़ाती हैं, और यहाँ पे 3 बजे प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है मैथ्स का, अभी मैंने आपको बताया, तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।